हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो ये चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में बेसिकली ख़त्म हो जाए। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा सेल से। तो जो हमारे लाइफ का, हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे आसपास, वो जो ये ऑर्गेनिज्म है उसका जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे जो बेसिक पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। मतलब सेल जो होता है वैसे ऑर्गेनिज्म का वैसा पार्ट होता है जो क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद करता है। मतलब क्या है कि सेल को हम लोग स्पेशली सेल का एक नाम दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। देखिए, सबसे पहले सेल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड सेलस से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, ये जो लैटिन वर्ड सेलस है इसका मतलब ये होता है कि जो स्मॉल बॉक्सेस, इसका मतलब होता है स्मॉल बॉक्सेस। देखिए, सेल, आप लोग सेल का नाम भी जानते हो कि जेल जिसको बोलते हैं, छोटा सा कमरा। मतलब पुलिस लोग ज़्यादातर यूज़ करता है कि सेल। तो ये सब जो मतलब होता है, सेल मतलब होता है जेल। तो यहाँ पे ये जेल नहीं होता है, यहाँ पे सेल का मतलब कुछ अलग ही होता है। तो ये जो सेल है हमारा, ये सेलस वर्ड से आता है और ये हमारा ये लैटिन वर्ड है सेलस, और इसी से हमारा सेल का नाम बनता है। ठीक है, तो सेल मतलब होता है स्मॉल बॉक्सेस। अब देखिए, सेल जो होता है वो होता क्या है? तो सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार करता है और वो किसी ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फंक्शन करना है उसको ये बिल्डअप करता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। देखिए, सेल जो वर्ड है ये आया कहाँ से? तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1885 में 1885 में नहीं 1885 में 1665, माफ़ कीजिएगा, 1665 में इन्होंने एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च किया। तो डिस्कवरी में इन्हें ये पता चला कि ये जो ऑर्गेनिज्म, बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, ये बना किस चीज़ से है? तो ये एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे डब्बे से मिलकर बना हुआ है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया किसका? सेल का। किन्होंने डिस्कवरी किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। अच्छा, अब ये जो डिस्कवरी इन्होंने किया था ये क्या था? ये एक डेड सेल का डिस्कवरी था। किस चीज़ का था? डेड सेल का डिस्कवरी। ठीक है, वैसे ही हमारे, ये तो हमारे कुछ साइंटिस्ट, ये जो हमारे साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने डिस्कवरी किया कि जो सेल है वो डेड सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, इसके बाद नए नए और डिस्कवरी हुए। तो धीरे धीरे क्या पता चला कि सबसे पहला लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ। लिविंग सेल का डिस्कवरी, इसको मिटा दें। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और तब जाके एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया, लेकिन वो लिविंग सेल था। क्या था? एक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। कब किया था लिविंग सेल का डिस्कवरी? तो इन्होंने 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे और समय बीतता गया, और समय बीतता गया। फिर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1837 में, रॉबर्ट ब्राउन
जब सेल पे डिस्कवरी स्टार्ट हुआ तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने और ज़्यादा डिस्कवरी किया और पता किया कि जो सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है छोटा सा, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने ये पता किया कि जो सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इन्होंने इसका डिस्कवरी कब किया? 1837 में, ठीक है। ये तो हमारा कुछ बेसिक पार्ट था, सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था, इसको हम लोग रब कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब तो हम लोग जान गए कि सेल जो होता है वो कैसा दिखता है। अब देखते हैं कि सेल का शेप क्या होता है। तो देखिए, सेल का जो शेप होता है वो एक इरेगुलर शेप होता है, मतलब उसका शेप जो है वो डिफाइन नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक पार्ट में अलग अलग तरीके का सेल मिलता है। सबसे पहले देखिए कि सेल का जो है ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। देखिए, बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट होता है सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल है हमारा, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेन होंगे, ठीक है। तो जो हर एक ऑर्गेन है उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग सेल हों, लेकिन हाँ, सेल जो होता है वो एक से ज़्यादा तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो सेल जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है। जैसे कि उसका शेप ओवल भी हो सकता है, उसका शेप राउंड भी हो सकता है, वो स्पिंडल शेप का भी हो सकता है, और कुछ इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, हमारे बॉडी में ही बात करते हैं। हमारे बॉडी में मसल का जो सेल होता है वो स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप दिखता है कैसा? पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग टॉपिक में। देखिए, सेल जो होता है वो कितने तरीके का हो सकता है? या तो राउंड होंगे, या तो ओवल होंगे, या तो स्पिंडल शेप के हो सकते हैं। ऐसे कुछ शेप के हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो राउंड सेल है, ये हमारा राउंड सेल है। ये राउंड सेल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राउंड सेल जो होते हैं वो ह्यूमन के अंदर में ही ओवम में पाए जाते हैं। राउंड सेल कहाँ पाए जाते हैं? ओवम के अंदर। वहीं ये जो हमारा ओवल शेप है, ओवल शेप भी हमारा बोन सेल में पाया जाता है। वहीं हमारा जो स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप कहाँ पाया जाता है? स्पिंडल शेप पाया जाता है हमारा मसल्स में। तो ह्यूमन के बॉडी पार्ट में ही आपने देखा कि जो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो जो जीव जंतु हैं उसके अंदर भी तो पाए जाते होंगे अलग अलग तरीके के सेल, ठीक है। तो जो सेल हैं, हम लोगों ने ये सीखा, समअप ये किया कि जो सेल होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक में कि जो सेल होते हैं उसके साइज क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तो हमारे शेप के बारे में हो गया कि शेप जो होते हैं सेल के, वो इरेगुलर शेप के हो सकते हैं, जैसे कि राउंड हो सकते हैं, स्पिंडल शेप हो सकते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं, स्पिंडल शेप। इसके अलावा एक और जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है नर्व सेल। तो अलग अलग सेल अलग अलग टाइप के दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें कि जो नर्व सेल है वो कुछ अलग शेप का दिखता है। जो ओवम शेप का ओवम शेप जो हमारा मसल है वो कुछ अलग शेप का दिखता है। फिर जो हमारा बोन सेल है वो कुछ अलग शेप के दिखते हैं। जो हमारे ओवम में पाए जाने वाले सेल हैं वो कुछ अलग टाइप के दिखते हैं। तो ये हमारा हो गया शेप ऑफ द सेल्स। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ सेल। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था, अब हम पढ़ते हैं साइज ऑफ द सेल के बारे में।
देखिए, साइज ऑफ द सेल से कहने का क्या मतलब है कि सेल जो है वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। तो सेल का जो साइज है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, सेल को नापने का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, सेल सोचिए इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लंबाई नापने का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको भी ये नाप नहीं सकता है। मतलब कि सेल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जो लंबाई नापने का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको मीटर बोलते हैं, ऐसा यूनिट जो होता है मीटर, उससे भी ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो एक सेल का साइज कितना हो सकता है अंदाजन? तो देखिए, एक सेल का साइज हो सकता है 1 माइक्रोमीटर के बराबर, मतलब कि 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। एक सेल का मिनिमम साइज कितना हो सकता है? 1 माइक्रोमीटर, मतलब ये मिनिमम नहीं है, इससे छोटा भी हो सकता है सेल। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा सेल होता है उसका साइज़ कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन जो सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस होते हैं उसका साइज इससे भी 1,00,000 गुना छोटा होता है, मतलब 10⁻⁻5 मीटर गुना छोटा होता है। तो सोच लीजिए कि हमारा सेल कितना छोटा होगा और सेल से छोटा न्यूक्लियस वो कितना छोटा होगा। एक और चीज़, न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मतलब न्यूक्लियस जो है सेल को क्या काम करना है, सेल के किस ऑर्गेन का, किस सेल ऑर्गेनल का क्या काम है, वो कब फंक्शन करेगा, दिन में, रात में, या मतलब क्या फंक्शन करके क्या आउटपुट निकालेगा, ये सब जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये सब कौन डिसाइड करता है? तो न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ये डिसाइड करता है कि किस ऑर्गेनल को क्या काम करना है। ठीक है, आगे के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है। देखिए, ये तो हो गया सेल का साइज। अब हम लोग देखते हैं कि सेल जो है वो कितना छोटा हो सकता है। तो देखिए, स्मॉलेस्ट सेल का जो एक ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या होता है? तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल है। इसके बाद इस सबसे बड़ा क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग होता है। देखिए, लार्जेस्ट सेल क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है उसमें लार्जेस्ट सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं कि जो सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब हमने पीछे क्या पढ़ा कि जो सेल होता है, सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू को मिलाएंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन को मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम को मिलाएंगे तो ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। देखिए कौन कौन, एक मिनट रुक चाहिए, मार्कर को चेंज करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिज्म होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? तो एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। देखिए, यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, वही मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? इसके एग्जांपल में हो जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा। ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टीसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मतलब क्या है कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोर देन 1 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग खुद क्या है? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक से ज़्यादा सेल मौजूद है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट हुए, एनिमल्स हुए। ठीक है,
ये सब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। अच्छा, एक और बात, फैक्ट की बात, कि जो हमारा एनिमल होता है उसमें कितने सेल पाए, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी तो एक एनिमल ही हैं, तो हम लोग के अंदर कितने सेल पाए जाते हैं? तो देखिए जाता है 1 केजी के अंदर में, 1 केजी में 1 ट्रिलियन सेल पाया जाता है। मतलब कि 1 केजी अगर हमारा वेट है तो हमारे अंदर कितने सेल पाए जाएंगे? 1 ट्रिलियन सेल पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा, अब देख लीजिए कि 1 केजी के अगर जीव में 1 ट्रिलियन सेल पाया जाता है, तो सोच लीजिए कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने सेल पाए जाते होंगे, हमारे अंदर कितने सेल पाए जाते होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ कि जो सेल होता है, हर एक सेल का एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होता है उसको पहले देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। फंक्शन ऑफ सेल पढ़ेंगे क्या? देखिए, जो सेल हमारे अंदर पाए जाते हैं उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। मतलब O2 को इनटेक करना, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लेना, उससे फूड को तोड़ना और फिर CO2 बाहर निकालना, CO2 को आउट करना। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ऑक्सीजन के सहारे अपने खाने को, अपने भोजन को तोड़ते हैं और CO2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड जो हमारा फंक्शन है वो होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, क्या वो खाना हमारा शरीर डाइजेस्ट करता है? बिल्कुल नहीं, हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं करता है। एक्चुअली में वो खाना जाता है हमारे सेल के पास। अब सेल क्या करता है, उस खाने को तोड़ता है, प्रोसेस करता है और क्या बनाता है, उससे एनर्जी को बनाता है। ठीक है, एनर्जी बनाता है और जो खाना बच जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको वो क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सेकंड। अब थर्ड फंक्शन हम लोग देखते हैं। थर्ड फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड फंक्शन है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे खाने को जो वो एनर्जी में बदल चुके हैं उसको क्या करते हैं, उसको वो खून में मिला देते हैं। जिससे क्या होता है, खून जो हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो पूरे शरीर के पार्ट को, शरीर के हर एक सेल को क्या पहुंचाता है, एनर्जी पहुंचाता है, जिस वजह से वो काम कर सकता है। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता कैसे है, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। और वो होता कहाँ पर है, तो वो सेल के अंदर में ही होता है। ठीक है, चौथा पार्ट हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। देखिए, जो हमारे सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे को जनरेशन बाई जनरेशन बढ़ाते जाते हैं। हर एक चीज़ दुनिया का होता है वो क्या करता है, चाहता है कि अपना जनरेशन बढ़ाए। जैसे आदमी ही है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अपने जनरेशन को इंक्रीज़ करें, ताकि क्या हो, जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन काइंड है, वो क्या हो, बना रहे अर्थ पे। ये जो फंक्शन है हमारा ये बना रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रिप्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़। तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है कहाँ पे है, सेल में भी होता है। देखिए, सेल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो सेल में डिवीज़न की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो फंक्शन ऑफ सेल है कि रिस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन और रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वहीं बात करें कि जो मल्टी सेलुलर, ये सब जो फंक्शन है, देखिए ये सब जो फंक्शन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किसके फंक्शन है, ये सेल के फंक्शन है। अच्छा, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, वो भी एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं।
तो इसका मतलब कि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल जो है वो सिर्फ ये फंक्शन करेगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोसेस को करने के लिए उसके पास अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास नर्व्स होते हैं, एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास इलियम, रेक्टम जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन होते हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर में क्या बोलते हैं उसको, लंग्स होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो ये सब जो चीज़ है, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक फंक्शन को करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन वही यूनिसेलुलर में सारे फंक्शन को एक सेल के अंदर में ही किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब जो सेल है वो दिखता कैसा होगा, सेल के अंदर में क्या क्या पार्ट होते हैं। ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको जल्दी से, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, तो वो देखते हैं हम लोग। देखिए जो सेल होता है हमारा वो दिखता कैसा होगा, तो सेल दिखता है हमारा, जनरली मान के चलते हैं कि उसका तो फिक्स तो इरेगुलर है। हम मान के चलते हैं कि चलिए एक सर्कल टाइप का, मतलब एक स्फीयर टाइप का सेल है, तो वो हम देखते हैं। एक स्फीयर सेल हुआ, इसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखिए तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। हमारा ये हमारा क्या है, सेल है। सेल के अंदर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। इसके अलावा ये सब जो है हमारे जो भी बड़े बड़े पार्ट है ये सबको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। और ये जो हमारा पार्ट है जो लिक्विड टाइप का होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो सेल है होता है हमारा, उसमें क्या क्या होते हैं पार्ट्स, तो होते हैं एक सेल ऑर्गेनेल, एक होते हैं साइटोप्लाज्म, एक होते हैं न्यूक्लियस। इसके अलावा एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे आउटर पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे सेल का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो क्या करता है हमारे सेल के शेप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये सब हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया सेल का। सेल के अंदर में क्या क्या पाए जाते हैं, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।